हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चैप्टर सेकेंड, यूनिट सेकेंड, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसका पार्ट 2 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी। इसमें हम लोग दो मेन टॉपिक्स डीएनए का स्ट्रक्चर और आरएनए का स्ट्रक्चर हम लोग प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे डीएनए कॉइलिंग के बारे में, डीएनए पैकेजिंग के बारे में एंड डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं डीएनए पैकेजिंग के बारे में। हमको मालूम है कि ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है ये बहुत सारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, तो ये काफ़ी लेंथी स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब इन लेंथी स्ट्रक्चर्स को एक छोटे से माइन्यूट से सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, और उस क्रोमोसोम के अंदर ये बहुत सारे डीएनए की जो पैकेजिंग होती है वो किस तरीके से होती है, इसके बारे में स्टडी करना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों ने धागा देखा है जो एक रोल के ऊपर उसको हम इकट्ठा करे रहते हैं। जब हम उस रोल को खोलते हैं तो बहुत सारा धागा एक छोटी सी रोल के ऊपर इकट्ठा रहता है। उस रोल को खोलते जाते हैं, उसको लेंथ वाइज अगर नापते हैं, धागे की लेंथ बहुत लंबी होती है, और उस धागे को भी अगर हम स्प्लिट करके देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं 2 से 3 धागे जो होते हैं वो इंटरवोवेंट होते हैं। मीन्स अगर हम हर एक धागे के पार्ट को अलग अलग करते हैं तो एक लॉट्स ऑफ लंबा जो धागा होगा उसको हम देख पाते हैं, जिसको कि हम एक छोटी सी कॉइल के ऊपर इकट्ठा कर लेते हैं। कुछ इसी तरीके से पैकेजिंग होती है डीएनए की। तो वो डीएनए की पैकेजिंग किस तरीके से होती है, इसको हमने नाम दिया पैकेजिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। पैकेजिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। ये पैकेजिंग किस तरीके से होते हैं, इसके लिए हम कुछ कैलकुलेशन पढ़ लेते हैं। वो कैलकुलेशन होगी पैकेजिंग ऑफ डीएनए के बारे में। अगर हम बात करें तो अगर हम एक टिपिकल मैमेलियन सेल के बारे में बात करते हैं, किसी ह्यूमन सेल के बारे में बात करते हैं, एक मैमल सेल के बारे में बात करते हैं, तो हमको पता होता है उसकी लेंथ जो होती है डीएनए हेलिक्स की होती है तकरीबन 6.6 × 10⁻⁹ एक डीएनए हेलिक्स में जो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स होते हैं एक मैमेलियन सेल में, उनकी संख्या होती है 6.6 × 10⁻⁹। और हमको मालूम है किन्हीं भी दो बेस पेयर्स का बीच का डिस्टेंस जो होता है वो 0.3 नैनोमीटर्स होता है, या फिर अगर हम कहें उसको 0.3 × 10⁻⁻⁹ मीटर्स होता है। तो अगर हम एक सिंपल मैमेलियन सेल के डीएनए की लेंथ पता करना चाहें तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.6 × 10⁻⁹ इंटू 0.3 × 10⁻⁻⁹ मीटर्स। तो ये हो गया तकरीबन 2.2 मीटर्स। मीन्स अब जो ये डीएनए है इसको कॉइल, इसकी लेंथ बहुत लंबी है, 2.2 मीटर के अप्रॉक्सीमेटली है, और एक माइन्यूट सेल जिसको हम अपनी नेकेड आइज से भी नहीं देख सकते, उसके न्यूक्लियस के अंदर, उसके अंदर पाए जाने वाले 46 क्रोमोसोम्स के अंदर ये डीएनए हेलिक्स कैसे कॉइल होकर के आती होगी, इसका मतलब इसकी पैकेजिंग होती है, और वो पैकेजिंग किस तरीके से होती है। तो हमको मालूम है कि सेल्स जनरली दो तरीके के होते हैं, पहले प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस नहीं होता मीन्स इनमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में बिखरे पड़े रहते हैं। और इन स्ट्रक्चर्स को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। मीन्स ये जो डीएनए होता है इसके साथ कुछ प्रोटीन्स तो ऐड होते हैं, लेकिन वो प्रोटीन्स हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते।
हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं पाए जाते और डीएनए केवल सिंपल प्रोटीन्स के साथ जुड़ करके साइटोप्लाज्म में बिखरा पड़ा रहता है और इस कंडीशन को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये कंडीशन हो गई प्रोकैरियोटिक केस में, जहाँ पर जो सेल है वहाँ पर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। यूकैरियोटिक सेल में जितना भी डीएनए होता है वो सब हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ जुड़ा रहता है। ये हिस्टोन प्रोटीन्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, H1, H2A, H3B, H4, ये हिस्टोन प्रोटीन्स 4 तरीके के, H1 प्रोटीन, H2A, H2B एंड H4 हिस्टोन प्रोटीन। ये सारे हिस्टोन प्रोटीन्स मिल करके इसके अंदर एक कोर बना लेते हैं जिसमें H2A, H2B, H3 एंड H4। यहाँ पर चारों तरीके के जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डाइमर में इकट्ठे होते हैं, दो दो मॉलिक्यूल्स में इकट्ठे होते हैं। दो मॉलिक्यूल्स H2A के, दो H2B के, दो H3 के और दो H4 के। इस तरीके से H2A, H2B, H3 एंड H4 चार इस पॉइंट से दिख रहा है, इस एंगल से दिख रहा है, चार इनके पीछे, और इस तरीके से मिलकर के ये एक ऑक्टामर बना लेते हैं। इसको हम कहते हैं कोर, कोर ऑफ न्यूक्लियर। यहाँ पर H1 नहीं प्रेजेंट होता, केवल ये 4 तरीके के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो डबल यूनिट में यहाँ इकट्ठे होते हैं, डाइमर्स में जुड़े होते हैं और उनसे मिलकर के एक 8 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम ऑक्टामर कहते हैं। इस ऑक्टामर के चारों ओर डीएनए अटैच हो जाता है और इस तरीके से इसकी कॉइलिंग हो जाती है। इस कॉइलिंग में H1 प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम लिंकर डीएनए कहते हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर 8 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से एक न्यूक्लियर कोर बन जाता है। उस कोर के चारों ओर डीएनए की एक हेलिक्स जुड़ जाती है जिसमें H1 प्रोटीन जुड़ा हुआ होता है जिसको हम एक लिंकर डीएनए के नाम से जानते हैं और इस पूरे मॉडल को हम न्यूक्लियोसोम मॉडल कहते हैं। न्यूक्लियोसोम मॉडल, ये जो कोर ऑफ द न्यूक्लियोसोम था, या हम अगर बात करें जो डीएनए होता है तकरीबन 2 मिलीमीटर्स में कॉइलिंग रहती है इसकी, जो आके जाके कॉइल हो जाता है न्यूक्लियोसोम में। ये न्यूक्लियोसोम 2 पार्ट से मिलकर बना है, एक कोर पार्टिकल जो तकरीबन 10 नैनोमीटर्स लंबा होता है और लिंकर डीएनए जो तकरीबन 1 नैनोमीटर्स। मीन्स दोनों को अगर हम मिला लें तो ये एक 11 नैनोमीटर थिकनेस वाली स्ट्रक्चर होती है। अब ये जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं ये कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं जैसे माला पर बीड्स लगे हुए हो, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक धागे पर बीड्स के रूप में जुड़े हुए होते हैं
तो डीएनए जो तकरीबन 2 नैनोमीटर की थिकनेस वाला था, उसने एक स्ट्रक्चर बना लिया इकट्ठा होकर के। उसकी जो पैकेजिंग हुई वो न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में हो गई, जो 2 पार्ट से मिलकर बनी है, कोर पार्टिकल और लिंकर डीएनए, जो तकरीबन 10 नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर चौड़ा थिकनेस वाला था, और मिलकर के एक 11 नैनोमीटर की थिकनेस वाली या पैकेजिंग वाला स्ट्रक्चर बनाता है। इसके बाद आता है हमारा सॉलिनॉइड मॉडल। ये जो न्यूक्लियोसोम्स थे ये और थिकेंड होने लगते हैं, और ये सॉलिनॉइड मॉडल बनाते हैं जो तकरीबन 30 नैनोमीटर वाली थिकनेस के होते हैं। सॉलिनॉइड्स और कंप्रेस हो जाते हैं इसके फोल्ड में, और ये इसके फोल्ड्स की थिकनेस होती है तकरीबन 700 नैनोमीटर। इसके फोल्ड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसे बॉटल साफ करने वाला जो ब्रश होता है उसके ऊपर हमको ब्रिसल्स दिखाई देते हैं। कुछ इस तरीके से फाइन वाला स्ट्रक्चर इसके चारों ओर प्रेजेंट होता है। अब ये स्कैफोल्ड और कंप्रेस हो जाता है और कंडेंस्ड क्रोमेटिन बनाता है। ये कंडेंस्ड क्रोमेटिन की थिकनेस 700 नैनोमीटर्स की हो गई, और कंडेंस्ड क्रोमेटिन से बनता है कंडेंस्ड क्रोमोसोम, जो तकरीबन 14 नैनोमीटर वाली थिकनेस का होता है, 1400, जो एक नॉर्मल क्रोमोसोम का साइज होता है। अब ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये हर एक न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होने के बाद में जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स एक सेल में पाए जाते हैं। तो एक क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए की थिकनेस है वो तकरीबन कंडेंसेशन उसका जो है वो 1400 नैनोमीटर्स तक का है, जिसमें 2 नैनोमीटर वाले बहुत सारे डीएनएस कंडेंस्ड होकर के एक 1400 नैनोमीटर की थिकनेस वाला स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। यहाँ एक छोटा सा मिस्टेक, दैट इज 200 नैनोमीटर्स। तो फिर से बात करें, डीएनए जो 2 नैनोमीटर वाली थिकनेस वाला था उसने एक न्यूक्लियोसोम मॉडल बनाया। न्यूक्लियोसोम 2 पार्ट से मिलकर बना था, कोर पार्टिकल एंड लिंकर डीएनए, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ अटैच था, जो 4 तरीके के हिस्टोन प्रोटीन्स थे, H2A, H2B, H3 एंड H4, जिसके 2-2 मॉलिक्यूल्स जुड़ करके एक डायमर बना रहे थे, और इसको हम ऑक्टामर कहते हैं। यह जो 10 नैनोमीटर की थिकनेस का था, लिंकर डीएनए में केवल H1 प्रोटीन पाया जा रहा है जो 1 नैनोमीटर की थिकनेस का है। दोनों मिलकर के न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बनाते हैं जो तकरीबन 11 नैनोमीटर थिकनेस वाला होता है। ये न्यूक्लियोसोम्स माला के बीड्स की तरह दिखाई देते हैं, और ये एक दूसरे के ऊपर एक गुच्छे के रूप में इकट्ठे होते चले जाते हैं, जिसको हम सोलिनॉइड मॉडल कहते हैं, जिसकी थिकनेस तकरीबन 30 नैनोमीटर्स की होती है। ये सोलिनॉइड्स फिर एक गोल रिवर्स ब्रश की तरह दिखाई देते हैं, ब्रश के ब्रिसल्स की तरह, बॉटल साफ करने वाले ब्रश की तरह दिखाई देते हैं, जिसकी थिकनेस तकरीबन 200 नैनोमीटर्स, और ये 200 नैनोमीटर्स वाला कंडेंस्ड हो जाता है क्रोमेटिन में, जिसकी थिकनेस 700 नैनोमीटर्स की होती है, और ये और कंप्रेस होकर के 1400 नैनोमीटर वाले क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम जनरली मेटाफेज स्टेज पर एक्स फॉर्म में देखते हैं। कुछ इस स्ट्रक्चर में हमको ये इसका सेंट्रोमियर, और इसके अंदर प्रेजेंट बहुत सारा डीएनए जो कॉइल्ड हो चुका है। ये क्रोमोसोम की पैलिकल, ये उसका मैट्रिक्स, क्रोमैटिन मटेरियल,
सेंट्रोमियर और ये है एक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का, एक क्रोमोसोम। अब बात हो गई डीएनए पैकेजिंग के बारे में। अभी तक हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए की जो पैकेजिंग होती है उसके बारे में स्टडी किया। अब हम बात करते हैं डीएनए की रेप्लिकेशन के बारे में। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है और ये कैसे अपनी स्थैतिकता को बनाए रखता है। अब बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की। डीएनए रेप्लिकेशन का बेसिकली मतलब होता है, हम लोग सभी जानते हैं डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल है तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र करता है। साथ ही साथ इसके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है कि ये अपने अस्तित्व को हमेशा बनाए रखता है, कभी भी ख़त्म नहीं होता है। एक मदर डीएनए से उसी के जैसे बहुत सारे डॉटर डीएनएस बनते रहते हैं और इसी ये जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू ऐसा होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन को बेसिकली अगर हम समझना चाहें तो एक मैकेनिज्म के थ्रू समझ सकते हैं, जिस मैकेनिज्म को हम 7 डिफरेंट पॉइंट्स में स्टडी करते हैं। पहला पॉइंट है एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। क्या मतलब हुआ इसका? हमको मालूम था कि हमारा जो डीएनए स्ट्रैंड है वो हमेशा हेलिकली कॉइल्ड होता है। हेलिकली कॉइल्ड होने का मतलब ये स्पाइरली कॉइल्ड होता है और हमेशा एंटी पैरेलल होता है। जब भी किसी डीएनए स्ट्रैंड के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसका एक सिरा 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की ओर होता है और दूसरा सिरा 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड की ओर होता है। तो जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ये जो हेलिकल कॉइलिंग है ये खुलना शुरू हो जाती है। लेकिन ये पूरे डीएनए की जो स्ट्रैंड है उसकी एक साथ नहीं होती, इसमें से कुछ एक पोर्शन बीच में से पहचान कर अलग कर लिया जाता है और ये स्ट्रैंड जो होती है एक सिंपल स्ट्रेट लाइन सीढ़ी के फॉर्म में आ जाती है और ये हमारे न्यूक्लियोटाइड्स इस तरीके से जुड़े हुए। तो ये जो पोर्शन था ये एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। मींस ये एक सिंपल सीढ़ी के, अब इसको ऐसा होने के लिए यहाँ पर एक स्पेशल एंजाइम प्रेजेंट होता है जो पहचान कर इस डीएनए की कॉइलिंग को चेंज कर देता है, दैट इज नोन एज टोपोआइसोमरेज। तो इस एंजाइम टोपोआइसोमरेज का काम होता है हेलिक्स को खोल देना और खोल करके एक स्ट्रेट सिंपल सीढ़ी लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देना। नेक्स्ट है एक्सपोजर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स। आप ये जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं ये एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और सामने आने के बाद में इनके जो बेस पेयर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। हमें मालूम है जितने भी बेस पेयर्स होते हैं जिसमें एडेनिन की बॉन्डिंग हमेशा थायमिन के साथ और साइटोसिन की बॉन्डिंग हमेशा ग्वानिन के साथ होती है। एडेनिन की बॉन्डिंग थायमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ होती है और साइटोसिन की बॉन्डिंग ग्वानिन के साथ में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से होती है। इसी तरीके से इसका वाइस वर्सा, मीन्स थायमिन एडेनिन के साथ जुड़ेगा और ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ेगा डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स के थ्रू। तो जब भी कोई ब्रेकेज शुरू होता है, जब भी कोई रिकॉइलिंग शुरू होती है, वो हमेशा कमजोर कड़ी से शुरू होती है, दैट इज एडेनिन और थायमिन के साथ में। तो जिस जगह पर बॉन्डिंग एडेनिन और थायमिन की होती है वहां से जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से डीएनए स्ट्रैंड में जिस जगह से ये कॉइलिंग स्टार्ट हो रही थी उस जगह को हम इनिशिएशन पॉइंट कहते हैं।
और ऐसा हो रहा था हमारे पास एंजाइम टोकोआइसोमरेज के कारण। अब डीएनए स्ट्रैंड्स का एक्सपोजर हो गया, डीएनए स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग हो गए। एक स्ट्रैंड था हमारे पास 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की ओर और दूसरा स्ट्रैंड था हमारे पास 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड की ओर। हर एक डीएनए मॉलिक्यूल में एक पहला स्ट्रैंड और ये उसका दूसरा स्ट्रैंड। यहाँ पर जो एंजाइम हमारे पास है उस एंजाइम का नाम टोकोआइसोमरेज, जो इसको ओपन करता जा रहा है, खोलता जा रहा है और डीएनए स्ट्रैंड्स को एक दूसरे के सामने लेकर आता जा रहा है। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। अब ये फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर, आप यहाँ पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है हेलिकेज एंजाइम। इस हेलिकेज एंजाइम का काम होता है यहाँ पर प्रेजेंट जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं उनके बीच के बॉन्ड्स को तोड़ते जाना, और बॉन्ड्स को तोड़ते हुए ये आगे की ओर बढ़ने लगता है। दैट इज नोन एज हेलिकेज एंजाइम। इस हेलिकेज एंजाइम का काम इनके बीच के बॉन्ड्स को तोड़ते जाना है, और तोड़ते जाने के बाद एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर ऊपर वाले स्ट्रैंड पर चला गया और एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर निचले स्ट्रैंड पर आ गया। अगर यहाँ एडेनिन है तो यहाँ थायमीन, यहाँ ग्वानिन है तो यहाँ साइटोसिन, यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ ग्वानिन और यहाँ थायमीन है तो यहाँ एडेनिन। अब इसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर किस तरीके से बनता है? एक और एंजाइम होता है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए प्राइमेज। एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज या एंजाइम डीएनए प्राइमेज यहाँ पर इसी के सामने हर एक स्ट्रैंड की तरफ उसी के ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड्स को बनाना शुरू कर देता है, या ये कह सकते हैं कि वो न्यूक्लियोटाइड्स को कलेक्ट कर कर इनके सामने लाना शुरू कर देता है। मान लीजिए अगर यहाँ पर एडेनिन था तो यहाँ पर थायमीन, यहाँ पर ग्वानिन था तो साइटोसिन, और यहाँ साइटोसिन था तो ग्वानिन और थायमीन था तो एडेनिन। इसी तरीके से यहाँ कलेक्ट करना शुरू कर देता है। थायमीन था तो एडेनिन, साइटोसिन था तो ग्वानिन, ग्वानिन था तो साइटोसिन और एडेनिन था तो थायमीन। इस तरीके से आरएनए प्राइमर की तरह काम करने लगता है और यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर्स को कलेक्ट करना शुरू कर देता है, जिससे एक नए स्ट्रैंड का सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, डीएनए पॉलीमरेज। इस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये वो एंजाइम है बेसिकली जो इस रेप्लिकेशन के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन। इसका सबसे ज्यादा रेप्लिकेशन का दारोमदार जो होता है इस डीएनए पॉलीमरेज के ऊपर होता है। ये डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में तीन तरीके के होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जबकि यूकैरियोट्स में ये 5 तरीके के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड। ये पांचों तरीके के डीएनए यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं डीएनए पॉलीमरेजेस।
अब इन डीएनए पॉलीमरेजेस का काम होता है इनको जोड़ते जाना, इन न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ते जाना और जोड़ करके डीएनए के नए स्ट्रैंड्स का निर्माण करते जाना। जो स्ट्रैंड 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ होता है उसके साथ में जो डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होता है, और जो स्ट्रैंड 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड की ओर होती है उसमें डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण कंटिन्यूअस होता है। तो इस तरीके की स्ट्रैंड को आप कंटिन्यूअस या लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। जबकि ये जो टुकड़ों में होने वाली फॉर्मेशन है इसको आप डिसकंटिन्यूअस या लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की ओर जो स्ट्रैंड बनती है वो टुकड़ों में बनती है और इसको हम डिसकंटिन्यूअस या फिर लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, और 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड की ओर जो स्ट्रैंड बनती है उसको हम कंटिन्यूअस या फिर लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ये स्ट्रैंड छोटे छोटे टुकड़ों में होती है, इसलिए इन टुकड़ों को हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं। इसका पता ओकाज़ाकी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही लगाया था, उनके नाम पर इसको हमने ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहा। फॉर्मेशन ऑफ बेस पेयर्स, अब ये बेस पेयर्स बन गए। बेस पेयर बनने के बाद में फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब ये बेस पेयर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, एक चेन बना लेते हैं, और इस चेन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है लाइगेज एंजाइम। तो इस लाइगेज एंजाइम की वजह से हेल्प से ये सारे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स जुड़ जाते हैं और ये एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बना लेते हैं। अब प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयर। अब इतना काम हो गया डीएनए के, एक मदर स्ट्रैंड, एक डॉटर स्ट्रैंड, एक डॉटर स्ट्रैंड और दूसरी मदर स्ट्रैंड, इस तरीके से 2 स्ट्रैंड्स का डेवलपमेंट हो गया जब तक कि पूरी डीएनए स्ट्रैंड नहीं तैयार हो जाती है। उसके बाद अब इस डीएनए स्ट्रैंड में एक काम होता है कि प्रूफ रीडिंग होती है कि डीएनए में कहीं गलती से किसी वजह से कहीं कोई गलत कोडोन तो नहीं जुड़ गया है, तो डीएनए उसको प्रूफ रीड करता है। प्रूफ रीडिंग करने के बाद में अगर किसी कारणवश किसी भी गलती से अगर यहाँ कोई गलत न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर जुड़ गया होता है तो उसको अलग कर दिया जाता है और उसकी जगह सही को जोड़ करके एक कंटिन्यूअस चेन बना दी जाती है, और इस तरीके से एक डीएनए से उसी के जैसे 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स का निर्माण हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है, इसमें 3 तरीके के मॉडल्स को हम स्टडी करते हैं। पहला होता है कंजर्वेटिव मॉडल, दूसरा होता है सेमी कंजर्वेटिव और तीसरा होता है डिस्पर्सिव। क्या होता है कंजर्वेटिव मॉडल में, मान लीजिए एक डीएनए स्ट्रैंड है, उससे ऑब्टेन होने वाली, उससे बनने वाली दूसरी डीएनए स्ट्रैंड जो होगी वो बिल्कुल ही फर्क होगी। ये मदर सेल था तो जो नई स्ट्रैंड बनेगी वो पूरी तरीके से सेम होंगी, तो हम इसको कहते हैं कंजर्वेटिव मॉडल। इसके बाद आता है सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है एक मदर स्ट्रैंड और एक डॉटर स्ट्रैंड। हर एक डीएनए मॉलिक्यूल में एक तो मदर स्ट्रैंड रहे और एक डॉटर स्ट्रैंड बन जाए, इसको हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। और बेसिकली जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है। डिस्पर्सिव में क्या होता है कि एक डीएनए स्ट्रैंड, दूसरा डीएनए स्ट्रैंड, और इसमें कहीं कहीं पर जो डॉटर पार्ट होते हैं वो अलग अलग जगहों पर जुड़े रहते हैं। कुछ जगह डॉटर फ्रेगमेंट होती हैं और कुछ जगह मदर फ्रेगमेंट्स होती हैं, इसको कहते हैं डिस्पर्सिव।
तो यहाँ बात हो गई डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, जहाँ पर हमने डीएनए के मैकेनिज्म को पढ़ लिया, डीएनए से रिलेटेड एंजाइम्स के बारे में पढ़ लिया। एंजाइम पहला था टोकोआइसोमरेज, जो डीएनए के हेलिक्स को खोलने का काम कर रहा था। दूसरा एंजाइम था हेलिकेज एंजाइम, जो डीएनए के बॉन्ड्स को तोड़ने का काम कर रहा था। इसके बाद था तीसरा एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए प्राइमेज, जो नए बेस पेयर्स को जोड़ने का काम कर रहा था। उसके बाद पॉलीमरेज था, डीएनए पॉलीमरेज था, जो एक न्यूक्लियोटाइड चेन बनाने में हेल्प कर रहा था, और उस चेन को जोड़ने का काम कर रहा था एंजाइम लाइगेज। इस तरीके से एक डीएनए मॉलिक्यूल से उसी के जैसे डॉटर मॉलिक्यूल्स का बन जाना डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। और जिस तरीके के स्ट्रक्चर से ये बनना शुरू होता है उसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क। पूरा डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो एक साथ नहीं खुलता है, जगह जगह पर खुलता है। जैसे ये पोर्शन इसमें से खुल गया, ये पोर्शन यहाँ से खुल गया, और इनको हम कहते हैं बबल्स, डीएनए बबल्स। जगह जगह से ये डीएनए बबल्स बन जाते हैं, ये खुल जाता है, स्प्लिट होने लगता है। उन जगह पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाता है, नए डॉटर स्ट्रैंड्स बनना शुरू हो जाते हैं, और वो डॉटर स्ट्रैंड्स अपने एंड्स की ओर मूव करना शुरू कर देते हैं। और इस तरीके से एक डीएनए मॉलिक्यूल अपने जैसे दो डॉटर मॉलिक्यूल्स को बना लेता है। यहाँ तक हमने डीएनए रेप्लिकेशन की बात की। अब हम लोग अगले टॉपिक पे बात करेंगे आरएनए में कैसे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।